नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा के साथ हुई खास बातचीत में जाहिर हुआ दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म एक्ट पर कौम परस्त सियासतदानों का शदीद रद्दोअमल। और आवामी जलसे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर है पहलगाम हमले का मुअस्सर जवाब। नाजरीन, दहशत गर्दी की आग से पाकिस्तान पूरे जनूबी एशिया में पुरअमन माहौल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात की तस्दीक पहलगाम हमले से हो जाती है। इंसानियत के दुश्मन पाकिस्तान की हरकतों को लेकर दुनिया भर में शदीद मजम्मत जारी है। इस सिमत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिला वतन कौम परस्तों ने खुलेआम पाकिस्तान की जानिब से बर्बरियत की मुखालफत की। इस कड़ी में हमने जिला वतन लीडर प्रोफेसर सज्जाद रजा से पाकिस्तान की असलियत के बारे में तफसीली जानकारी ली। भारत के लिए खतरा तो ऑब्वियसली जब भारत का कोई शहरी मरता है, एक शहरी भी अगर एक भी बेगुनाह या मासूम शहरी किसी दुश्मन मुल्क या किसी दुश्मन की कार्रवाई की वजह से मारा जाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सवाल होता है किसी भी जिम्मेदार हुकूमत के लिए। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना ये पाकिस्तान का राइट फ्रॉम डे वन, ये पाकिस्तान का प्लान रहा है। और इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ खिते के अंदर बल्कि इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का एक मकाम, एक वकार और एक पोजीशन है। तुर्की और पाकिस्तान का एक जो है वो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। फिर पाकिस्तान ने जब एटम बम बना लिया तो पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में एक वैसे ही जो है वो एक आप कह लें कि एक खड़बैंच और एक चौधरी का मकाम हासिल हो गया कि ये फौजी तौर पे बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है और ये शायद बाकी इस्लामी ममालिक को भी जरूरत पड़ने पे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये अगरचे एक फॉल्स नैरेटिव है, लेकिन बहरहाल इस तरह के जज्बात भी हैं। तो इस तरह ये तो तुर्की और पाकिस्तान का जो है वो रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल है और इसमें मेन फैक्टर जो है वो रिलीजन है। जहां तक चाइना की बात है तो चाइना के अपने ऑब्वियसली इंटरेस्ट हैं, हर मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और चाइना के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और उन नेशनल इंटरेस्ट को पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से सर्व करता है। पीओजेके के लोग अब इस सूरत हाल को सोशल मीडिया के आने के बाद पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छे तरीके से नौजवान खास तौर पे समझना शुरू हो गए हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है और ज्यादती कैसे हो रही है। और जो मौजूदा तहरीक है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अवामी एक्शन कमेटी की एक तहरीक है, तो ये अवामी एक्शन कमेटीज की जो तहरीकें हैं ये इस बात का सबूत है जिसमें तमाम सियासी जमातें और आम आदमी जिसमें शरीक है। तो ये इस बात का सबूत है कि लोग पाकिस्तान से नाखुश हैं और लोग पाकिस्तान को एक दोस्त नहीं बल्कि एक दुश्मन की नजर से देखते हैं। लेकिन चूंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट उस तरह से पीओजेके के अंदर पाकिस्तान के सख्त तरीन जबरी कब्जे की वजह से नहीं बन पाई है और लोगों को कोई और ऑप्शंस भी नजर नहीं आते, लोगों को कोई आलमी सतह पे कोई हलीफ, कोई दोस्त नजर नहीं आता है, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा मोहतात भी हैं और उस तरह से नताइज भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है इस अमर में कि लोग पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। पाकिस्तान का वजूद इटसेल्फ इस रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस रीजन जो साउथ एशिया की तरक्की और साउथ एशिया के अमन व अमान, तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए जरूरी है कि जो सार्क कंट्रीज हैं और जो अमन पसंद ममालिक हैं उन सबको साथ लेके तो ये लोगों को समझाया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान देखें ना, एक बहुत इजीली पाकिस्तान को
डील किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ फॉरेन एड पे, पाकिस्तान फॉरेन लोन्स पे चलता है। चाइना कब तक पाकिस्तान को कितना एक पैसा दे के पाकिस्तान को खड़ा कर रख सकता है? तो अगर आलमी दुनिया, IMF, वर्ल्ड बैंक और ये अमेरिका और यूरोप ये अगर पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दे, ये अगर पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दे, तो पाकिस्तान तो 1 साल में 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान की हकीकत से दुनिया को वाकिफ कराने का काम कर रहे हैं ये कौम परस्त। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मुल्क में सभी खास व आम लोग एक साथ मुत्तहिद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये बात कह चुके हैं कि अब सरहद पार से जारी दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान हामी दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर नकेल कसने के लिए भारतीय अफवाज पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज पर अमल पैरा हैं। इस सिमत में हिफाजती अमले के जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। हिफाजती अमले के बहादुर एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में आवाम की जानिब से तिरंगा रैली का सिलसिला जारी है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में अवामी जलसे के दौरान पाकिस्तान और उसकी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फरोग देने वाली पॉलिसीज की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को तबाह करके एक मुअस्सर जवाब दिया है। अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज के बेमिसाल किरदार की सताइश करते हुए कहा कि दहशत के मामलों में हुकूमत जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसीज पर अमल पैरा है। राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। नई दिल्ली में मुनक़िदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एजाज़ो क्राइम की फराहमी के प्रोग्राम में वजीर दाखिला अमित शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। BSF के बहादुर एहलकारों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का मुअस्सर जवाब है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमारी फौज की बहादुरी की तारीफ कर रही है। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब BSF और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। दहशतगर्दों के पुष्ट पनाही वाली पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में बैरूनी ममालिक के लोगों को भी बताया जा रहा है।
इस सिमत में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुंतखब मंदूबीन को 32 से ज्यादा ममालिक में भेजा गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ खास खारजी उमूर के माहिरीन शामिल थे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के मेंबरान ने अलग अलग ग्रुप्स में मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया। इसमें टोक्यो, अबू धाबी और मॉस्को का दौरा भी शामिल था, ताकि भारतीय हुकूमत की जानिब से अमन, आपसी यकजहती और दहशतगर्दी पर सख्त कार्यवाही करने के लिए अमल पैरा रहने की बात से पूरी दुनिया को रोशनास करवाया जा सके। The proxy of LET, Lashkar-e-Toiba, the resistance front, had actually claimed that they had actually gone for this killing. But even then, knowing fully well that the terrorist organization which is being harbored by Pakistan has done this, Pakistan had not taken any action. So therefore, the Indian government just said that, enough is enough, and we had to go for attack. But this, I must tell you very candidly, that this was basically to teach Pakistan a lesson that you cannot take India very lightly, and a couple of things which needed to be conveyed to Pakistan. The government of India will do anything and everything for protecting protecting 140 crore people of the country, and at the same time, it's very important to ensure that there is zero tolerance to terrorism. पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूटने वाली भारतीय फौज ने अपने एक्शन से वाजे कर दिया है कि दुश्मन को शिकस्त देने वाले सिपाही अपनी जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं रहेंगे। इस बात की मिसाल किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान शहीद संदीप पांडुरंग गायकर ने पेश की। काबिल जिक्र बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले ऐसे बहादुर फौजियों पर पूरे मुल्क को नाज है। यही वजह है कि आवाम की जानिब से तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी है। इस सिमत में श्रीनगर में हिफाजती अमले का हौसला बढ़ाने के लिए शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक रैली निकाली गई। इसके साथ ही मकामी लोगों ने खास शिकारा रैली भी निकाली। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। इस रैली से एक मैसेज आ रही जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के ऊपर, और ये उनकी कामयाबी की खुशी में हम ये रैली निकाल रहे हैं। और इस भारत देश को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आपके साथ है और हमेशा रहेगा साथ में। यूथ में आप खुद देख रहे हो कितना उत्साह है यहाँ पे। हिफाजती अमले के साथ शाना बशाना खड़े आवाम के जज्बात को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तानी हामी दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर में सिर उठाने की कोशिश भी की तो उसे तबाह बर्बाद करने के लिए हिंद की सेना का हौसला और असलाह दोनों ही मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के रावलाकोट में एहतजाजियों का आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से मकामी लोगों के बुनियादी हक और आवाज को दबाने के खिलाफ जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी का एहतजाज पूरे खित्ते में फैलता जा रहा है। मुदस्सर रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सटक नाले के करीब अफसोसनाक हादसा हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के आदिल लतीफ को शौर्य चक्र से नवाजा। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्लास्टिक को मना कीजिए और सैयारे को बचाइए। एक छोटे से कदम से बड़ी तब्दीली आ सकती है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर की 5 अंडर 19 खवातीन क्रिकेटर्स को अहमदाबाद में टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किया गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि काबिल तालिबे इल्मों को बढ़ावा देने के लिए डीसी श्रीनगर की जानिब से उनकी हौसला अफजाई की गई।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना मुमकिन नहीं। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। जंग बंदी का मतलब है दोनों फरीकों ने फायरिंग बंद कर दी, लेकिन आम तो तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल पर 100% सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अपने पाले पोसे दहशतगर्दों के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और ऊपर से पाकिस्तान का जियो न्यूज चैनल बड़ी ही मक्कारी के साथ भारत पर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के इल्जाम तराशी कर रहा है। इसके साथ ही सिंध तास आबी मुआहिदा रद्द होने से बिलबिलाया पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर भारत कब तक इस एक तरफा मुआहिदे का बोझ ढोता रहेगा। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और उसमें रहने वालों की हैसियत पाकिस्तान के लिए महज गुलाम भर की ही रही है। इसीलिए वो अपना गैर कानूनी कब्जा बनाए रखने के लिए वक्तन फवक्तन साजिशें रचता आया है। इस कड़ी में इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल पास किया है, जो मकामी लोगों के लिए आवाम दोस्त कानून कम और काला कानून ज्यादा दिखाई दे रहा है। खुद असेंबली मेंबरान का कहना है कि बिल आने से यहाँ के जोग्राफियाई हालात तब्दील होंगे और आबादी का तवाजुन बिगड़ेगा। यहाँ की जमीनों को मुतनाजा बताकर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी उन पर कब्जा करेंगे। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और उसमें रहने वालों की हैसियत महज गुलाम भर की ही रही है। इसी कड़ी में इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल पास किया है, जो मकामी लोगों के लिए काला कानून ज्यादा दिखाई दे रहा है। खुद असेंबली मेंबरान का कहना है कि बिल आने से यहाँ के जियोग्राफियाई हालात तब्दील होंगे और आबादी का तवाजुन बिगड़ेगा। ये जो जमीनों की बंदर बांट है, ये जो हमारी जमीनें कोड़ियों के नाम फरोख्त की जा रही हैं, तो हमने ये गुजारिश की थी कि इस मौके को गनीमत जानते हुए ये शिक डाल दें कि नॉन डोमिसाइल होल्डर्स गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के अलावा गैर मकामी अफराद को गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीन खरीदने पे और मकामी अफराद को गैर मकामी अफराद को ज़मीन बेचने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। लेकिन आज वो सारे हवा के घोड़े पे सवार थे, उजलत में थे, लेकिन हम मुस्तकबिल में भी इस तरह की तरमीम लेके आते रहेंगे। हिज़्ब मुखालिफ लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के जरिए लैंड रिफॉर्म बिल की सख्त अल्फाज में शदीद मुखालिफत की है। इनकी जानिब से लैंड रिफॉर्म बिल में शामिल काबिल एतराज शफ़ों पर तशवीश का इजहार किया गया, जो मकामी लोगों की जमीनों पर उनके मालिकाना हक को ही खारिज करता है। इनका मानना है कि बिल की कई शफ़ों में हुकूमत ने जानबूझकर इतने पेंच रखे हैं कि मकामी लोग अगर अपनी जमीनों का मामला सुलझाने जाएं तो मामला बिगड़ जाएगा, और इस बात का भी खदशा है कि फरियाद करने गए लोगों को अपनी जमीनों से ही हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ तो आपके एक्ट के तहत जो जमीनें गवर्नमेंट ऑन्ड है, यानी जिन जमीनों के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा ये हमारी लैंड है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के तहत वो जमीनें गवर्नमेंट की है, पब्लिक की नहीं है, और उसमें ये मुख्तस नहीं है कि कौन सी ज़मीनें गवर्नमेंट ऑन कर रही है। यानी लाखों कनाल ज़मीनें अगर गवर्नमेंट ऑन करे तो वो गवर्नमेंट की है। दूसरा, अलॉटमेंट्स, आपको पता है हज़ारों कनाल ज़मीनें अलॉट शुदा है, इंडिविजुअली भी और मुख्तलिफ इदारों के नाम पर भी। तो हमने कहा कि जो अलॉटेड ज़मीनें हैं उसको ले आएँ सामने की कितनी ज़मीनें कितनों को अलॉट किया हुआ है, और फिर उसका रफ़ा आमा पर या फलाह आमा पर उसके क्या वो हैं रफ़ा आमा के लिए मुख्तस हैं। लेकिन अफसोस के साथ उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है। यानी यहाँ पर जितनी अलॉट शुदा ज़मीनें हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर इस बिल के ज़रिए प्रोटेक्शन दी है। लैंड रिफॉर्म बिल हुकूमत के लिए सिर्फ ज़मीन हथियाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए मुख्तलिफ हल्का पंचायतों में आवाम को तकसीम करने की साजिश रची गई है। इसमें देही इलाकों में मौजूद खाली पड़ी ज़मीनों को एक कमेटी के जरिए अपने इख्तियार में रखने की बात कही गई है। इस बिल के जरिए मुश्किल से बड़े
बड़े चक्कर काटने के बाद अगर किसी को वो ज़मीन मुख्तस की भी जा रही है, आवाम को वो ज़मीन दी भी जा रही है, तो बाकायदा शराइत होंगे और वो शराइत आपका तहसीलदार तय करेगा कि ये ज़मीन जिसको दिया जा रहा है, जिसको मालिक बनाया जा रहा है, उसने उस ज़मीन को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, अस्तबल के लिए करना है, उसने पौंड बनाना है, उसने क्या बनानी है, और बाकायदा मुआहिदे के तहत लोगों को हुकूक दिए जाएंगे, वो ज़मीन दिए। ये क्या तरीका है, ये क्या है कि इस वक्त किसी भी तहसीलदार को, डीसी को, एसी को ये हक नहीं है कि मेरी ज़मीनों पे मुझसे, अगर मेरी ज़मीन है तो फिर एक मुआहिदा लिखें, एक एग्रीमेंट लिखें, लिखने के बाद वो ज़मीनें उनको दे दें। हुकूमत का मकामी लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करने का खेल बहुत पुराना है। अव्वल दिन से पाकिस्तान की नज़र यहाँ के कुदरती मादनियात, वसाइल और लोगों की ज़मीनों पर गड़ी हुई थी, जिन्हें लूटने के लिए सालहा साल से हुकूमत और फौज के अहलकार जुल्म और सितम के जरिए लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करते आए हैं। साजिशन जमीनों के दस्तावेज में छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन हालिया बिल तो मानो हुकूमत को मकामी लोगों की जमीनों को हथियाने का लीगल लाइसेंस देने वाला दस्तावेज है, जिसके कवानीन बेहद सख्त और आवाम को कंफ्यूज करने वाले हैं। ये जो ज़मीनें आवाम को देने की बातें हो रही हैं, आइंदा 10 से 15 सालों तक कोई ज़मीन मिलने वाली नहीं है। ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई है जिसमें आप मुझे बताएं, जीआईएस मैपिंग के जरिए आवाम को ज़मीन देनी है। 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए जीआईएस मैपिंग के जरिए तकसीमात के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 दिन में होगा, साल में होगा, 5 साल में होगा? भाई जरा कोल्ड होकर, मैंने कहा कूल होकर और अच्छे अंदाज में इसको देख लें, लेकिन उनको तौफीक नहीं मिली। और इसी तरह जो यहाँ पे मुख्तलिफ फोरम्स रखे गए हैं, उन फोरम्स को भी इतना पेचीदा और इतना सख्त बनाया गया है कि आवाम को ज़मीनें नहीं मिलने वाली। आमतौर पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अमन पसंद हैं। ये अब तक हर मसले पर पुरअमन जद्दोजहद करते आए हैं। गुज़िश्ता साल भी लैंड रिफॉर्म बिल को वापस करवाने के लिए लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हुकूमत के ऐसे ओछे हथकंडों को देखकर ही उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और आने वाले दिनों में हंगामी सूरत-ए-हाल देखने के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कठुआ जिले में वाक़े बसोली टाउन न सिर्फ पश्मीना शॉल बल्कि पेंटिंग्स के लिए भी मकबूल है। दरअसल बसोली पेंटिंग की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। ये फन 17वीं सदी के आखिर में तेजी से मकबूल हुआ और पहाड़ी मुसाफरी की पुरानी और खास शैलियों में से एक है। बसोली पेंटिंग को इसकी खास रंग योजना, रेखा चित्रों और नायाब रंगों के लिए जाना जाता है। बसोली पेंटिंग न सिर्फ भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और आर्ट ट्रेडिशन का आईना है, बल्कि ये मकामी मुज़फ़्फ़िरों की लगन और जुनून का भी जिंदा व जावेद दस्तावेज है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बसोली पेंटिंग्स का इर्तिक़ा जम्मू कश्मीर के बसोली इलाके में हुआ। यहाँ मुसव्वरी की एक अलहदा शैली इजाद हुई, जिसमें असातिरी क़िस्सों और रिवायती लोक फ़नून का बेहतरीन इंतजाज पाया जाता है। काबिल तवज्जो बात यह है कि बसोली पेंटिंग्स का आगाज हिंदू, मुगल और पहाड़ी तर्ज तामीर के इत्तेहाद से हुआ, जिसमें मुगल अंदाज की तरह नाजुक पर्दों और मर्दाना लिबास का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चेहरों की तस्वीर मकामी लोक फन पर मबनी है। बसोली पेंटिंग आज भी इस पूरे इलाके में काफी मशहूर है और मुख्तलिफ इदारे इस कला को संभालने और इसकी तरक्की के लिए फलाहियत से काम कर रहे हैं। बसोली पेंटिंग में मोस्टली राजा जो पहले टाइम के थे उनके पोर्ट्रेट और भगवान जी, राधा कृष्ण जी की पेंटिंग, उनकी रासलीला पे पेंटिंग्स हैं, तो वो सब हम बनाते हैं। बसोली पेंटिंग में अलग अलग थीम्स भी हैं, जैसे रसमंजरी पेंटिंग्स, रागमाला पेंटिंग्स, नल दमयंती। तो ये सीरीज़ हैं, इनमें अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। जैसे रसमंजरी में मोस्टली बिल्डिंग्स का काम है, बिल्डिंग की डिटेलिंग पे वर्क किया गया है, और जो फिगर्स हैं उनकी ज्वेलरी जो है वो अलग टाइप से बनाई गई है। शुरुआत से ही बसोली पेंटिंग पर हिंदू मजहब और ट्रेडिशन का काफी असर रहा है। इनमें रामायण, महाभारत और गीत गोविंद पर मबनी ड्राइंग बनाई गई। आज भी नौजवान फनकार अधिकतर इन्हीं थीम्स पर मबनी पेंटिंग तैयार करते हैं।
बसोली पेंटिंग में कुदरती रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इन पेंटिंग्स की रौनक सदियां गुजर जाने के बाद भी न तो मध्यम पड़ती है और न ही इनका हुस्नो जमाल खराब होता है। कई बार मुसव्विर खुद ही इन रंगों को तैयार करते हैं तो बाज दफा इन्हें दूर से मसलन राजस्थान से मंगाया जाता है। ये जो आर्ट है इसमें मतलब जो कलर होते हैं वो स्टोन कलर नेचुरल कलर यूज़ करते हैं और ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मतलब इनकी जो चमक है वो 100 ईयर के बाद भी बिल्कुल ऐसी ही रहती है। मतलब ये अगर अब हम ये वाली पेंटिंग जो लगाएंगे 100 ईयर के बाद भी बहुत सालों के बाद भी ये ऐसे ही दिखेगी। मतलब इसका कलर फेंट नहीं होंगे। इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसकी जो आंखें होती हैं वो बोल्ड होती हैं और इसमें जो होते हैं ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करते हैं, जैसे येलो आ गया बैकग्राउंड में और ग्रीनरी वगैरह शो होती है इसमें। बसोली पेंटिंग्स में देवी देवताओं, पौराणिक अफसानों और भक्ति अदब से मुतासिर मंजर पेश किए जाते हैं। इन तस्वीरों में चेहरे को रूबरू यानी फ्रंट व्यू से दिखाया जाता है। बड़ी बड़ी आंखें और रोशन रंग इनकी अहम पहचान होते हैं। इन पेंटिंग्स की पृष्ठभूमि भी बेहद दिलकश और इत्तारती होती है। फख्र की बात है कि भारत सरकार ने बसोली पेंटिंग्स को GI टैग से नवाजा है। दिस इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग विथ इंट्रिकेट डिटेल्स। बहुत बारीकी का काम होता है इसमें और हमारे हिंदू मिथोलॉजी को लेके इसमें पेंटिंग्स होती है। पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है इसको और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही है ये आर्ट फॉर्म। इसको GI टैग भी मिला हुआ है। बसोली पेंटिंग्स न सिर्फ एक सकाफती विरसा है बल्कि भारत के फने लतीफ में एक अनमोल जखीरा भी है। ये फने मुसव्वरी आज भी इस तमाम खित्ते में निहायत मकबूलो मुअत्तर है और मुत्तहिद इल्मी और सकाफती इदारे इसके तहफ़्फ़ुज़, अहिया और तरवीज़ के लिए मसरूफ़े अमल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।